नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज हम सबसे पहले राहुल गांधी की बात करेंगे। राहुल गांधी ने 5 साल पहले संसद में जो बोला था उसे आज क्यों भूल गए। लोकसभा में उनके एक पुराने भाषण का वीडियो वायरल है। इस वीडियो को दिखाकर बीजेपी किसान आंदोलन पर उनकी राजनीति को एक्सपोज कर रही है। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किसान आंदोलन में नई बातचीत से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। 29 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन दोनों तरफ से अपने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिख रही। आज सरकार के 2 मंत्रियों ने किसान आंदोलन पर बड़ी बात कही है। आज खबरदार में आपको यह भी बताएंगे कि बिहार में अपने ही सहयोगी बीजेपी को लेकर जेडीयू क्यों टेंशन में है। क्या इस टेंशन में आगे चलकर टकराव का कोई रास्ता भी दिख रहा है। आज बिहार की राजनीति से आए बड़े संकेत का करने वाले हैं विश्लेषण। वही देश की पहली स्वदेशी कार्बाइन बनकर तैयार हो चुकी है और सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम आपको शुद्ध देसी मशीन गन की ताकत के बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति की। राहुल गांधी जिस तरह से इस राजनीति में एक्टिव हुए हैं, उसी तरह से बीजेपी भी उन पर हमले करने के लिए फुल एक्टिव हो चुकी है। राहुल गांधी के पुराने भाषण निकाले जा रहे हैं, जिसमें वो कृषि सुधार की उन्हीं बातों की पैरवी करते दिखाई दे रहे हैं जिन बातों पर आजकल वो विरोध जता रहे हैं, और कानून रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के दरवाजे तक भी पहुंच गए थे। राहुल गांधी आजकल क्या कह रहे हैं और 5 साल पहले वो क्या कहते थे, इसी में किसान आंदोलन की राजनीति साफ साफ दिखाई दे रही है। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं, और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जिन कानूनों का राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिन बातों पर प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, उन्हीं कानून और उन्हीं बातों की वो पहले पैरवी करते रहे। 5 साल पहले का एक वीडियो वायरल है। लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था। इस भाषण में देश के किसानों की मजबूरी बताई थी। किसानों का हक मारने वाले बिचौलियों के बारे में बताया था। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा। मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। राहुल गांधी तब इस बात की वकालत कर रहे थे कि किसान अपनी फसल सीधे बेच सकें, बिचौलियों का खेल खत्म हो। लेकिन जब कानून लागू हो गया तो उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा। राहुल ने 5 साल पहले उस जादू के बारे में बताया था जिसमें आलू 2 रुपए किलो के रेट से किसान से खरीदा जाता है और 1 आलू 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में बिकता है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो दिखाकर पूछ लिया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी। पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। पहले तो मैं नड्डा जी और बीजेपी, आप दिन में भी रात में भी आपको राहुल गांधी सताता रहता है। आप कभी किसी दिन कोई दिन तो निकाल लो राहुल गांधी का नाम और लिखे कोई बगैर। हर रोज राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। आप अपनी बात करो ना। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो करेंगे,
पर आपको पता नहीं पुरानी स्पीच कभी आगे स्पीच कभी पीछे स्पीच, इससे जान बचने वाली नहीं है। अगर आपने राहुल गांधी जी का सब कुछ मानना है, राहुल गांधी जी के कहने पे सब बिल लाने हैं, तो फिर भैया आप गद्दी छोड़ के गुजरात जाइए ना। राहुल गांधी के पुराने वीडियो पर कांग्रेस कितना भी बचाव करे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कृषि कानूनों पर उनके विरोध में सीधी सीधी राजनीति दिख रही है। क्योंकि सच्चाई सिर्फ ये नहीं कि खुद राहुल गांधी कृषि सुधारों की वकालत करते रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने इस पर चुनावी वायदा भी किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात कही थी, जिससे किसानों को मंडियों के बंधन से मुक्ति मिले और वो अपनी फसल अपने हिसाब से जहां चाहे वहां बेचकर फायदा ले सके। लेकिन आज जब इन्हीं बातों पर कानून बन गए और लागू हो गए, तो कांग्रेस इन्हें किसानों के भले के लिए नहीं, बल्कि इसमें उद्योगपतियों का भला बता रही है और यही आरोप लगाकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमले कर रही है। कांग्रेस में खुद को किनारे करने वाले राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। पीएम से लेकर मंत्रियों तक सरकार लगातार यही कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। आंदोलन के नाम पर कांग्रेस और वामपंथियों का एजेंडा चल रहा है। किसानों को भड़काने वाले यही लोग हैं जो सबसे बड़े कृषि सुधारों पर मोदी विरोध की राजनीति कर रहे हैं। ये कोई तथ्यों को लेकर और दुष्प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि जो 3 कानून है इस तरह के कानून लेके आया जाए जो किसानों को मजदूर की तरह से बनाया जाए। उद्योगपतियों के पूरे हवाले कृषि क्षेत्र 25 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो उनके हवाले कर दिया जाए। तो ये दुष्प्रचार है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस देश के अंदर गैर जवाबदार विपक्ष है और वो किसानों के कंधे का उपयोग करके देश में अस्थिरता का वातावरण बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ उनके चेहरे बेनकाब। किसान पॉलिटिक्स पर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी को लगातार घेर रही है, लेकिन कांग्रेस भी किसान आंदोलन से बना बड़ा मौका चूकना नहीं चाहती। राजनीतिक मोर्चे पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उतरे हैं। राहुल गांधी ने आज भी आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन बीजेपी भी आंदोलन पर चल रही राजनीति को हर दिन एक्सपोज कर रही है। पुराने बयान और वीडियो निकाले जा रहे हैं। इसी राजनीति में 32 दिन से किसान आंदोलन फंसा हुआ है। आज तक ब्यूरो। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि किसान आंदोलन को सब अपना मौका बनाना चाहते हैं। इस पर राजनीति की होड़ मची हुई है। अरविंद केजरीवाल भी इसे चूकना नहीं चाहते। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर गए, वहां पर किसान आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से केंद्र सरकार का खुला विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीच में टीम केजरीवाल मोदी सरकार पर एक तरह से साइलेंट हो गई थी। इसकी वजह पंजाब की राजनीति को माना जा रहा है। इसी की वजह से कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में टक्कर है कि किसानों का हमदर्द कौन सबसे ज्यादा है। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहाँ पे। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आगे क्या? ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप?
इसी राजनीति की वजह से केंद्र सरकार और बीजेपी को भी मौका मिल रहा है। वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को विपक्ष ने बहकाया है। इस राजनीति के बीच सवाल यह है कि आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा। 2 दिन के बाद सरकार और किसान संगठनों की बातचीत होनी है। क्या इस बातचीत से कोई उम्मीद बनते दिखाई दे रही है? 32 दिन से न किसान संगठन टस से मस है, न ही सरकार। एक तरफ कानून वापस लेने की सीधी मांग है तो दूसरी तरफ कानून किसी भी हालत में वापस ना लेने की सीधी बात। सवाल यह है कि फिर 29 तारीख को जो बातचीत होनी है उस बातचीत से भी क्या उम्मीद लगाई जाए। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसान की नज़र से अगर देखेंगे, आज देश के अंदर किसान समर्थन कर रहे हैं, तो जो इस बिल के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, जिसके अंदर कह सकते हैं कि किसानों को आज़ादी देने वाला बिल है, किसान अपनी मनचाही स्थान पर रेट के ऊपर बेच सकेगा, तो ये सारी चीज़ें तो किसान स्वयं मांग कर रहा था। तो उसकी मांगों को लेकर अगर बातचीत होगी तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आएगा। कृषि राज्य मंत्री की बातों से ही साफ संकेत है कि बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग बातचीत करने के लिए आएंगे वो किसान की नजर से बात करेंगे या राजनीति की नजर है, इसमें उन्हें बहुत संदेह है। सरकार पहले से ही ये मानकर चल रही है और अब ये लगातार खुलकर कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का कभी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान, हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा। जब भी इस देश में व्यापक सुधार हुए हैं उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। चाहे 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय हुए आर्थिक सुधारों की बात हो या अटल जी की सरकार द्वारा किया गया सुधार हो, उनका लाभ जनता को मिलने में कम से कम कुछ समय लगे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की गई है। 4-5 साल न सही, कम से कम 2 साल तक इस नए कृषि सुधारों के परिणाम की तो प्रतीक्षा की ही जा सकती है। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों के फायदे बताए और इसके बड़े असर के लिए कम से कम 2 साल का इंतजार करने के लिए कहा, जिस तरह से कृषि राज्य मंत्री का बयान आया कि कानूनों पर कांग्रेस और वामपंथियों की राजनीति हो रही है, उसी से यह समझा जा सकता है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी है, वैसे ही जैसे किसान संगठन अड़े हैं। 6वीं बार आप लोग मिलने जाएंगे, फिर एक शर्त रख दी गई किसानों की तरफ से कि पहला एजेंडा होगा कानून वापस करो। तो फिर नई बातचीत का हल कैसे निकलेगा? जब सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी नहीं लेने के, तो 30 दिन से किसान बेवकूफ है, यहाँ पे बैठा हो जाए। भाई बातचीत जहां से वे छोड़ के गए वहां से तो शुरू होगी। कहाँ पे छूटी थी और कहाँ से शुरू हुई? वे कह रहा कि सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए, तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो। यही तो किसान भी कह रहा है ना। तो बातचीत यहां से शुरू होगी। बातचीत क्या आप ये मानते हैं हो सकता है कि सरकार पेशकश करे कि अपनी तरफ से किसानों की तरफ से कमेटी में जो लोग नाम निर्धारित करें उसकी एक कमेटी बन जाए? क्या होगा देखते हैं 2 दिन बाद। किसान संगठन सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किसानों ने थाली बजाकर किया। 30 दिसंबर यानी बातचीत के अगले दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें 4 कंडीशन लगाए हैं। सरकार बोल रही है अनकंडीशनल टॉक करेंगे, लेकिन
किसान है उनके 4 कंडीशन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है और रिपील करें वो फार्म बिल। आप लोग ये बताइए किस उम्मीद से आए, क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं जो कानून मोदी ने बनाया हमके लिए अच्छे नहीं है और उसको बदलना चाहिए। हमने उसको जिताया और इसे कुर्सी पर बिठाया है। ऐसे में 2 दिन बाद क्या फिर वही हाल होगा जो 32 दिन से 5 दौर की बातचीत में हुआ, या फिर वाकई कोई बात बन पाएगी और इस लंबे टकराव का कोई समाधान निकलेगा? आज तक ब्यूरो। झुकेगा कौन, मानेगा कौन, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, गतिरोध कब टूटेगा? अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। इसी के साथ खबरदार में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे देश की पहली स्वदेशी कार्बाइन जो बनकर हो चुकी है तैयार। इस ब्रेक के बाद आप रहिए खबरदार और देखते रहिए आज तक। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वैसे तो जंग हौसले से जीती जाती है, लेकिन आज के दौर में बेहतर हथियार काफी ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की मुहिम छेड़ी है। इसी के तहत देश की पहली स्वदेशी कार्बाइन बनकर तैयार हो चुकी है और सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कार्बाइन थल सेना के सभी कड़े मानकों पर खरी उतरी है। देशी कार्बाइन 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। कह सकते हैं कि ये मिनी मशीन गन गेम चेंजर से कम नहीं है। अब भारत की संपूर्ण स्वदेशी कार्बाइन राइफल के एक्शन का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आत्मनिर्भर कार्बाइन कैसे दुश्मन के खेमे में दहशत फैलाने वाली है। ट्रिगर दबाते ही पूरी की पूरी मैगजीन खाली। हमला इतना घातक कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। यह भारत की शुद्ध देसी कार्बाइन गन है, 100% मेड इन इंडिया। अब यह भारतीय सेना के जवानों का सबसे भरोसेमंद हथियार बनने को बिल्कुल तैयार है। पूरी गारंटी के साथ शुद्ध देसी कार्बाइन को असली मास्टर ब्लास्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर की किसी भी लाइट मशीन गन के मुकाबले बेहतर है। सेना के लिए तैयार इस खास हथियार को जब जवान हाथों में थामेंगे तो निस्संदेह मनोबल पहाड़ की तरह ऊंचा रहेगा। अकेले भारतीय सेना को 6 लाख से ज्यादा कार्बाइन की जरूरत है। पुरानी कार्बाइन के मुकाबले में डीआरडीओ द्वारा बनाई गई नई कार्बाइन काफी घातक है। ये 1 मिनट में 700 से ज्यादा राउंड फायर कर सकती है, जबकि नजदीक की लड़ाई में 100 मीटर तक के निशाने को आसानी से भेज सकती है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कार्बाइन के फाइनल ट्रायल को पूरा कर लिया है। डीआरडीओ के मुताबिक कार्बाइन अब सेना के ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि स्मॉल आर्म्स की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस चलती रहती है और केवल वेपन ही नहीं, इवन एम्यूनिशन भी। तो ये दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कंटिन्यूसली हमारे देश में होना चाहिए और इससे हमारा काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और मुझे लगता है कि ये कार्बाइन बहुत उपयोगी साबित होगी इंडियन आर्मी और बाकी के फोर्सेस में। देसी कार्बाइन की खासियत को सुनेंगे तो इसके असली दम का अंदाजा होगा और ये भी समझ पाएंगे कि कैसे ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। कार्बाइन का वजन सिर्फ 3 किलोग्राम है, यानी लगातार गोलीबारी के दौरान सैनिक इसे आराम से संभाल सकते हैं। हल्की होने की वजह से जवान केवल एक हाथ से आराम से इससे फायरिंग कर सकते हैं। इसकी दूसरी बड़ी खासियत ये कि ये सिंगल और मल्टी फायरिंग के दौरान टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त करने में सक्षम है। आप देखिए कि इसकी एक तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसकी बुलेट का हमने बैलिस्टिक्स किया हुआ है और हमने देखा है कि ये सही टारगेट पे लगती है और एक हाथ से फायरिंग भी उसकी कैपेबिलिटी है। तो एक हाथ से भी जो हमने एक्यूरेसी ट्रायल्स किए हैं वो बहुत एक्यूरेट है। तो मुझे लगता है कि एक्यूरेट है, पेनिट्रेटिव है, रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है। नई कार्बाइन भारतीय सेना की 4 लाख पुरानी 9mm कार्बाइन की जगह लेगी। कार्बाइन 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। जेपीवीएस एक गैस चालित सेमी ऑटोमेटिक हथियार है। इस मैगजीन में
एक बार में 30 गोलियां लगती हैं। इस कार्बाइन में एक खास बात यह है कि इसमें होलोग्राफिक साइट लगाया गया है, जिससे सैनिक दोनों आंखें खोलकर भी टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं। इसके साथ ही राइफल लेजर लाइट से भी लैस है, यानी सैनिक बिना किसी मशक्कत के बिल्कुल सटीक हमला कर सकता है। सिर्फ इस एक बदलाव से ही इससे निशाना लगाना आसान हो गया है। It's got 3 modes here and it has an invisible setting as well. When you look through the glass optical window of this holographic weapon sight, you see a large red dot, which is your reticle image superimposed at a distance on your target. कार्बाइन से 200 मीटर तक निशाना लगाया जा सकता है। 5.56 × 30 मिलीमीटर की गोलियों का इस्तेमाल होता है। राइफल से ध्वनि से 2 गुनी रफ्तार से गोली निकलती है। गोली की रफ्तार इतनी तेज है कि 3.5 मिलीमीटर के स्टील के पर्दे को भी भेद सकती है। बंदूक की तकनीक की बात करें तो यह कार्बाइन AK-47 राइफल के बेहद करीब है। It has a range of 200 meters, an effective range of 200 meters, and what it fires is 5.56 × 30 MINSAS round. This is what it looks like. It's a pretty lethal round. It leaves the barrel at roughly twice the speed of sound. इतना ही नहीं, ये भारतीय सेना का पहला ऐसा हथियार है जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के शूटरों के लिए एक साथ डिजाइन किया गया है। सेना के जवान इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की और छोटी होने की वजह से इसको संभालना भी आसान है। भारतीय सेना की नई ताकत को समझने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि तनाव भरे एनकाउंटर के दौरान खासियतों से लैस जवानों का नया साथी कैसे गेम चेंजर साबित होगा। जवान AK-47 की रफ्तार से फायरिंग कर सकेंगे। 1 मिनट में 700 राउंड की फायरिंग का मतलब यह है कि दुश्मन के खेमे में जबरदस्त बवंडर मचा देगा। इस राइफल से न सिर्फ भारत की तैयारी में जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि सेना के आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। सबसे बढ़कर बात यह कि कार्बाइन आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी है। कार्बाइन को DRDO की पुणे स्थित लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में तैयार किया गया है। इस कार्बाइन के लिए गोलियां पुणे की एम्यूशन फैक्ट्री में तैयार होंगी। फाइनल परीक्षण के बाद अब इसे औपचारिक तौर पर सेना में शामिल करने की तैयारी है। मंजीत नेगी के साथ संदीप पुनिथन, आज तक। तो देखा आपने स्वदेशी कार्बाइन का एक्शन। आगे बढ़ते हुए बात अब वैक्सीनेशन की। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार है। वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा हुआ है। अगले 2 दिन तक भारत अपने वैक्सीन वाली तैयारी का टेस्ट करने जा रहा है। सरकार कल से 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू कर रही है। इसके तहत वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने पर तैयारियों को परखा जाएगा। भारत में कोरोना वैक्सीन के काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है। सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़ा पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। देश में कल से वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन चलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होने की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा। अगर इसको सिलसिलेवार समझें तो ये एक मॉक ड्रिल प्रक्रिया है, जिसमें टीका देने को छोड़कर सभी चीजों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें अभ्यास के तहत टीके की आपूर्ति करना, जांच रसीद और आवश्यक डेटा डालना, वैक्सीन प्रक्रिया से जुड़े दल के सदस्यों को तैनात करना, एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की व्यवस्था को परखना, कोल्ड स्टोरेज का परीक्षण करना। इस अभ्यास से सरकार ये समझना चाह रही है कि जब असल में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी तो जमीन पर किन चुनौतियों का सामना करना होगा। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कल से कोविड-19 वैक्सीन के वितरण का ड्राई रन चालू हो जाएगा।
प्रशासन ये देखेगा कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी इन 4 राज्यों में किस तरीके की है, वैक्सीन का वितरण किस तरीके से किया जाएगा और वैक्सीन के परिवहन व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है। इन ड्रिल्स को जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। यानी स्मॉक ड्रिल के नतीजों से आगे की पूरी वैक्सीनेशन प्लान की तैयारी पर असर पड़ेगा। वहीं ड्रिल में हिस्सा लेने वाले राज्य इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। Krishna district has been selected for COVID vaccine dry run. We have started the preparations today, and tomorrow and day after tomorrow. Tomorrow is day 1. Day after tomorrow is day 2. Day 1 we will take up all logistics arrangements. सभी राज्यों में वैक्सीनेशन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम देने के लिए चुने गए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन की खेप पहुंचने पर रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस मेगा तैयारी को प्रोजेक्ट संजीवनी का नाम दिया गया है। एयरपोर्ट पर ही बड़े बड़े कूल रूम और कूलिंग चैम्बर्स बनाए गए हैं। वैक्सीन को यहाँ -20 डिग्री पर रखा जाएगा। एक बार में 27 लाख वैक्सीन को स्टोर करने की व्यवस्था है। एक दिन में ऐसी 54 लाख वैक्सीन का मूवमेंट संभव है। और ये जो कोल्ड स्टोरेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो कोल्ड स्टोरेज है जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, यहाँ का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है। पर जो रेंज है यहाँ पर इस कार्गो टर्मिनल में, वो रेंज 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये सारे रैक्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, यहीं पर वैक्सीन स्टोर किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2.5 मिलियन वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कोविड वैक्सीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स हायर किए हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में रखे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, और वो हम लोगों ने एयर साइड, ट्रांसशिपमेंट सेंटर और सिटी साइड, तीनों साइड हम लोगों ने रखने का उसका प्रोविजन किया है। समझ लीजिए कि कल का मॉक ड्रिल इन तैयारियों का एक टेस्ट जैसा होगा, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पहले ही जनवरी में कभी भी वैक्सीन आने की बात कही है। ऐसे में सरकार ये समझना चाहती है कि तैयारियां कागज पर कितनी हैं और जमीन पर इसका कितना असर है। सरकार अब राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी भेजने जा रही है। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। कोरोना से लड़ने के लिए सटीक जानकारी और अपनी ताकत की पहचान जरूरी है। 4 राज्यों में कल के ड्राई रन के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरे कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए अहम है। यह खुद की तैयारियों को परखने वाला होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। ऐश्वर्या और पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो, इसी उम्मीद के साथ चलिए खबरदार में अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने करीबी और विश्वास पात्र आरसीपी सिंह को सौंप दी है। आरसीपी सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इस बदलाव के बीच एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू में तोड़फोड़ हुई, उसके साइड इफेक्ट्स बिहार की राजनीति में दिखने लगे हैं। जेडीयू इससे नाराज भी है और बहुत बेचैन भी। इसीलिए जेडीयू भी अब अपनी रणनीति बना रही है और बीजेपी के फेवरेट मुद्दे लव जिहाद के खिलाफ खुलकर बोल रही है। क्या ये बड़े मतभेद और नए टकराव का रास्ता दिखा रहा है? क्योंकि ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बिहार में जेडीयू से बड़ी ताकत बनने के बाद बीजेपी का एक खेमा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता है, और ये खेमा पहले दिन से बीजेपी के सीएम के हक में बोल रहा है। बीजेपी में जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नए अध्यक्ष के लिए नारे लगा रहे हैं।
नीतीश कुमार जिंदाबाद भी कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश वाले इस माहौल के बीच जेडीयू के नेताओं की वो बेचैनी और नाराजगी छिपी नहीं, जो बेचैनी और नाराजगी उसे अपने सहयोगी बीजेपी को लेकर हो रही है। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है, उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के गिने चुने विधायक टूट गए, 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और जेडीयू के पास 1 विधायक ही रह गया। इससे बिहार में जेडीयू का टेंशन में आना स्वाभाविक है, लेकिन जेडीयू भी अब बीजेपी पर दबाव बनाने में जुट गई है और बीजेपी के लव जिहाद जैसे फेवरेट सब्जेक्ट पर अलग लाइन ले ली। लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी को लेकर जेडीयू की बेचैनी तो उसी दिन से दिख रही है जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जेडीयू बीजेपी की जूनियर पार्टी बनकर रह गई थी। बीजेपी का एक खेमा बिहार में नीतीश की जगह बीजेपी से ही सीएम बनाना चाहता था। आज जेडीयू कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने इस पर भी जवाब दे दिया कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा नहीं थी। ये बात अलग है कि बीजेपी इस वक्त इन बातों को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती और वो नीतीश कुमार का ही गुणगान कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेडीयू की बेचैनी बढ़ती रही तो क्या गठबंधन में टकराव का कोई रास्ता आगे बन जाएगा, क्योंकि जेडीयू कैंप की नाराजगी तो साफ दिख रही है। 2 दिनों तक चले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका मुद्दा छाया रहा और जिस तरीके से बीजेपी ने 6 जेडीयू विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया है, उसको लेकर नीतीश कुमार ने भी अपनी नाराजगी जताई। साथ ही लव जिहाद के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों में जो कानून बन रहा है, इसको भी लेकर जेडीयू ने अपना रुख स्पष्ट किया और बताया कि इससे देश में घृणा का माहौल फैलेगा। जाहिर सी बात है, बिहार में अभी नई सरकार बनी है और सरकार बनते ही बीजेपी और जेडीयू के बीच ये टकराव की स्थिति कुछ शुभ संकेत नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। मुद्दों के आधार पर जेडीयू की नाराजगी बीजेपी से तो दिख रही है, लेकिन सवाल कुर्सी का भी है और यहां पर बीजेपी की सीटें जेडीयू के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। वैसे क्या होता है बिहार की राजनीति में आगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।